Sit down, please. You all are most welcome to this new classroom. बैठे हाँ, अभी डस्ट इसलिए है कि अभी नया नया क्लासरूम बना है ये। सब डस्ट गायब हो जाएगा, चिंता मत करिए। वो एलसीडी काम नहीं कर रहा है, अभी करेगा। सुनील आ गए, अब चालू हो जाएगा उधर वाला। ऑडियो वीडियो ऑल ओके। वीडियो मतलब उस पे ऑनलाइन क्लास में आदत लग गई है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है? कोई नहीं, सुनील थोड़ा साउंड बढ़ाइए। आवाज तो दूर तलक जानी चाहिए। यस। कोई नहीं, अब पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं यहीं से निकल जाऊंगा, दिल्ली निकल जाऊंगा। फिर थोड़ा सा रिचार्ज होके फिर से आपके बीच आ जाऊंगा। क्या कहा आपने कि पटना में जो आते हैं वो दोबारा, और जो यहीं के हैं कैसे नहीं दोबारा आएंगे? आप निश्चिंत रहें, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, पटना जरूर आऊंगा। तो एकदम तनाव मत लीजिए, है ना। अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? पीछे आवाज नहीं जा रही है? अच्छा, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज पहली ही क्लास चल रही है ना इस क्लासरूम में। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप सब वैसे भी प्रबुद्ध लोग हैं, तो आपका सहयोग मिले। कम से कम इस क्लास में ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, कल की क्लास से दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वहाँ क्लास के बाद रखो वहाँ। पता नहीं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है कि मूड अपसेट हो जाता है। और आपको बताऊं, एक और तरीका होता है कि क्लास के पहले या क्लास के बाद, अगर आपको लगता है कि कहीं किसी मुद्दे पर हमें हर हाल में टीचर से बात करनी है, दिक्कत आ रही है, तो इंडिविजुअली मिल लेना चाहिए, है ना। जो आपका क्लास का समय है ना, लेक्चर का, उसमें कोई कटौती ना हो। हाँ, क्वेश्चन वगैरह हो, डाउट वगैरह, तो क्लास में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इधर उधर की बातें कि मेरा बेसिक ठीक नहीं है, हम फाउंडेशन जानकर एडमिशन लिए, फाउंडेशन तो बन नहीं रहा है, आपको कैसे मालूम नहीं बन रहा है? ये फाउंडेशन ही है। क्रैश कोर्स का मतलब जानते हैं? 40 घंटे में पूरी पॉलिटियन गवर्नेंस यूं उड़ा देते हैं, एक लोग को पल्ले नहीं पड़ेगा। उसमें आधे बच्चे वो होते हैं जो या तो पीसीएस सेलेक्टेड हैं, या आईपीएस आईआरएस बन चुके हैं, आईएएस के लिए बैठे हैं क्लास में रैंक सुधारने के लिए। आपने देखी कहाँ है क्रैश कोर्स? उसका फ्लेवर अलग होता है। आपको लगता है कि क्रैश कोर्स में हम यही अनुच्छेद 12 13 14 15 इना मीना डी का पढ़ाते? हाँ, आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ाया हूँ, बता दे रहा हूँ। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, हाँ, अच्छा देखिए, अभी सुनील जी बता रहे हैं कि पीछे साउंड सिस्टम लगा नहीं है, तो थोड़ा आगे आ जाएंगे क्या आप? या लेकिन साउंड नहीं लगा है, तो मैं बीच में भी जाऊं तो मेरी आवाज नहीं जाएगी उधर। आप लोग इधर आ जाएंगे, पीछे वाले इस साइड में।
अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, इधर नहीं जाएंगे। है ना? अब इसमें हो करने की क्या बात है? यहाँ से बोलने से आवाज जा रही है पूरा? तो मैं यहीं से पढ़ा डालूं? हाँ, यहीं से पढ़ा डालते हैं। हाँ, ना ना, टालते हुए। तो ऐसा क्या है कि वहां से बोलने पर इधर आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि साउंड के माध्यम से ही जा रही है। हाँ, देखो जी, पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ाता हूँ, लेकिन अवैज्ञानिक नहीं हूँ। आपको मालूम है ना, पॉलिटिकल साइंस के साथ भी साइंस जुड़ा हुआ है। माना कि ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान के कुछ लक्षण इसमें भी हैं। उदाहरण बता रहा हूँ। विज्ञान आपको बता देता है ना कि भाई, वेदर फोरकास्टिंग, थोड़ी देर में थंडर स्टॉर्म शुरू होने वाला है, मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है, द रेन इज अबाउट टू बी स्टॉप्ड इन अ फ्यू आवर्स, ऐसे करके आता है आपके मोबाइल पे। हाँ, ये एक तरह से वैज्ञानिक भविष्यवाणी होती है। लेकिन आपने खुद महसूस किया होगा, जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद सर्वे आते हैं कि नहीं? प्री पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे, और कई मामले में वो सर्वे लगभग ठीक साबित हो जाते हैं। इसका मतलब कि राजनीति विज्ञान की भविष्यवाणियां भी, ये भी विज्ञान ही है। माना कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान के लक्षण इसमें भी है। तो अब मैं आपका झूठ पकड़ लिया। यहां से भी मेरी उतनी ही आवाज जाएगी जितनी बीच में खड़ा होकर पढ़ाने जाएगी। हाँ, और सही में अगर लगे कि वहां से ज्यादा जा रही है तो आप बता दीजिएगा, मैं उधर आ जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन। हाँ, जाएगी ना। यहाँ से भी जाएगी, मैं जोर से बोलूंगा थोड़ा सा। अच्छा, कल मैं आपको पढ़ाया था संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे। हाँ, सर्वोच्चता तो लिख लिया है। हम्म, फिर हमने संसद के पतन का सिद्धांत पढ़ाया, लिखवाया नहीं? वो लिखवा देता हूं। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वक्फ संशोधन कानून थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे, एक आइडिया ओवरव्यू, तो वो भी डिस्कस कर दूंगा। और फिर हम लोग विधायिका के कार्य में आगे बढ़ेंगे कि संसद के कार्य के क्या होते हैं, संसद की शक्तियां क्या होती है, वो अपने कार्यों को कैसे अंजाम देती है। दूसरी बात, अब तक जितनी क्लासेस हुई है आपके बैच में, तो मुझे लगता है कि ये 42nd लेक्चर होगा। 41, 41 बोरिंग रोड सेंटर पे शायद 44वां लेक्चर था आज का। तो अब तक के जितने लेक्चर्स हुए हैं, एक बच्चा बड़ी साफ सुथरी राइटिंग में क्लास नोट्स बनाया है। हालांकि वो सारी चीज़ें नहीं, वो सिनॉप्सिस टाइप का बनाया है, लेकिन अच्छा बनाया है। वो मैं वेबसाइट पे साझा करवा दूंगा आपके लिए। आप में से जिनका कहीं कुछ छूटा होगा तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अभी वो नोट्स इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि उसमें चौथी यूनिट का नोट्स वो छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय वो छुट्टी पर चला गया था। बताया मुझसे कि सर छुट्टी पे चले गए थे किसी आवश्यक काम से, तो 2-3 दिन में उसको अपडेट करके रिकॉर्डेड से देख के फिर भेज देगा आपको, फिर मैं प्रोवाइड करा दूंगा वो। वैसे आप में से बहुत कम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप किसी से कम हैं, आप अपने स्तर पे बढ़िया नोट्स बनाए होंगे, सीधी सी बात है। बट फिर भी कहीं लगे कि हाँ कुछ छूट गया है, वहाँ से मदद मिल सकती है, अब देख लेंगे, है ना? इसके अलावा और भी मल्टीपल नोट्स में डलवा दूंगा, कई सारे बच्चे बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं। इनफैक्ट आप में से भी बहुत लोग बनाए होंगे। हाँ, और आज जहाँ तक पढ़ाऊंगा उसके नीचे आप लिख देंगे टू बी कंटिन्यूड, ये जारी रहेगा, है ना? नहीं, कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा 5वीं 6ठी यूनिट सर यही ख़त्म कर दिए। यही ख़त्म नहीं हुई है, 5वीं 6ठी यूनिट में भी 5-6 लेक्चर हैं आज के बाद। उसके बाद फिर 7वीं 8वीं और 9वीं खूब आराम आराम से समझते हुए लिखते हुए करेंगे। तो 12-14 लेक्चर में मैं टारगेट रखा हूँ, 15 लेक्चर मैक्सिमम, उतने में खूब अच्छे से आपका सिलेबस हो जाएगा। और जिनको डाउट है कि फाउंडेशन कोर्स है कि क्रैश कोर्स है या टारगेट कोर्स है, आपको बता दूं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो आइडियल लेक्चर टाइमिंग होती है कोचिंगों के अंदर, लगभग 115 से 125 घंटे ये लेक्चर टाइमिंग होती है आइडियल। ये आपको साझा कर दे रहा हूँ मैं। 99% कोचिंगें 80 से 90 घंटे में ख़त्म करवा देती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात?
केजीएस टीचर पे कोई रोक टोक नहीं लगाती। सिलेबस की एक एक एंट्री के साथ आप जस्टिस करें, ईमानदारी से पढ़ाएं, इसकी हमें पूरी इजाज़त होती है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि कोई कोताही होगी। अगले 12-15 लेक्चर मिला दिया जाए तो आपकी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस कुल लगभग 140 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी। इतना लंबा कहीं नहीं पढ़ाया जाता, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, है ना। आप दूसरों के संपर्क में भी तो होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लंबा चौड़ा छोटा पढ़ाने का कोई विमर्श नहीं है, विमर्श ये है कि सिलेबस हमारा हुआ कि नहीं, है ना। आप बताइए, सिलेबस के अंदर एक भी एंट्री स्किप्ड है, एक भी एंट्री छूटी है? नहीं। आपको हम हूबहू सिलेबस के ऑर्डर में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ा रहे हैं। कई लोग आपका नोट्स देखेंगे तो चक्कर खाकर गिर जाएंगे कि चल क्या रहा है, अभी विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, फिर लौट के आ गए विधायिका, फिर कार्यपालिका, ऐसे करके चल रहा है। क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि आपका सिलेबस क्या कहता है, कम से कम आपको तो मालूम है। हाँ, इस पे हम बात करेंगे। संसद के पतन का सिद्धांत पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर लिखवाऊंगा, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं। भाई आपको याद तो है कल जो पढ़ा था, ये संसद के पतन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लॉर्ड ब्राइस ने। बहुत बढ़िया, लॉर्ड ब्राइस ने। इसके सिद्धांत का मजबूती से समर्थन किसने किया? केसी वेयर ने किया। केसी वेयर ने इसके सिद्धांत का समर्थन किया। संसद के पतन का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? हाँ, सीधी सी बात है, संसद की शक्तियां तथा संसद के कार्यों में अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी संसद को जो कार्य करना चाहिए, पता चला वो नहीं कर पा रही है, उसके एवज में कोई और संस्था कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संसद का पतन। संसद का पतन। अच्छा, संसद किससे मिलकर बनती है? सांसदों से। तो आप बताइए, अगर सांसदों की गुणवत्ता दुष्प्रभावित होगी तो संसद पतनोन्मुख होगी कि नहीं? हाँ, यस। तो संसद पतनोन्मुख होगी, डिक्लाइनेशन की तरफ जाएगी। प्लस अगर मान लीजिए संसद के भीतर जो दलीय प्रणाली है, अगर दलीय प्रणाली को बहुत जटिल बना देंगे तो अलग अलग दलों से संबंधित जो सांसद हैं, क्या पूर्ण राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ संसदीय गतिविधियों में शरीक हो पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो ये भी तो संसद का पतन ही दर्शा रहा है। भाई, संसद महज एक कंक्रीट की दीवार नहीं है, छत नहीं है, बल्कि संसद सांसदों से मिलकर बनने वाली लोकतंत्र की एक जीवंत संस्था है। और इस जीवंतता पर हर उस समय आंच आएगी जब इसके सांसदों के अधिकारों का अवमूल्यन होगा, शक्तियों का अवमूल्यन होगा। अगर मान लीजिए व्यवहार में ऐसी मान्यता है कि संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय प्रणाली में तब्दील हो जाती है, इसका निहितार्थ ये है कि जो मंत्रिमंडल है, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, आप कह लीजिए मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा है मंत्रिमंडल, मतलब प्रमुख हिस्सा है, कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, भाई उसी पार्टी या गठबंधन की मंत्रिपरिषद होगी ना जिस पार्टी या गठबंधन की लोकसभा में सीटें अधिक होगी। लोकसभा में सीटें अधिक होगी। अब जिस पार्टी या गठबंधन की सरकार है, लोकसभा में उसकी सीटें अधिक है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार में बैठे हुए लोग आमतौर पे संबंधित पार्टी के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता होते हैं? जो अधिक लोकप्रिय होगा उसको मंत्रिपरिषद में भी जगह दी जाती है। नहीं तो सामान्यतः सांसद के रूप में चुनाव जीत कर गए हैं तो बैठिए। तो सोचिए, मेरी पार्टी सरकार में है, मैं उस पार्टी में मंत्री हूँ, वरिष्ठ सदस्य हूँ, अपने सांसदों के लिए लोकसभा में अगर कोई मैं सर्कुलर जारी करूं तो आपको लगता है कि वो मेरी बातें नकारेंगे? नहीं। तो पार्टी दलीय प्रणाली जैसे जैसे मजबूत हुई, दल के शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा जारी किया जाने वाला दिशा निर्देश, जिसको हम पार्टी व्हिप कहते हैं, वो दल के अन्य सदस्यों के ऊपर बाध्यकारी बनने लगा। बोल दिया गया कि कल संसद में मतदान होगा अमुक विधेयक को लेकर, हमारी पार्टी मतदान का विरोध करेगी। आपको लगता है कि नहीं, इसमें विरोध करने की क्या बात है, इसमें भाग लेना चाहिए। बावजूद इसके पार्टी व्हिप के
नियंत्रण में आप हैं, आप पार्टी व्हीप को डेविएट नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। खारिज कर दिए तो आपके ऊपर क्या होगी? दलीय कार्यवाही होगी। समझ रहे मेरी बात? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बाद हमारे यहाँ दलीय प्रणाली बड़ी तेजी से मजबूत हुई, जटिल हुई। ठीक, एक तो ये व्यवस्था हो गई। दूसरी, अगर मान लीजिए जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का चेहरा देश के भीतर एक बेहद लोकप्रिय चेहरा है, हो सकता है उसकी पार्टी उसी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से सत्तासीन बनी हो, सत्ताधारी बनी हो, है ना? तो आप ही बताएं, पार्टी उसके इशारे पे काम करेगी कि नहीं करेगी? पार्टी से ही तो जीत जीत के उसके सदस्य आए हुए हैं, सांसद यानी संसद सदस्य। आपको लगता है कि मंत्रिपरिषद जो कहेगी उसकी बातों को वो अनदेखी कर पाएंगे? नहीं। और अगर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है तो संसद के भीतर सदस्य भी उसी दल या गठबंधन के बहुसंख्यक संख्या में होंगे। तो वैसे में सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी कार्य करेगी, है ना, आपको लगता है कि संसद उसे खारिज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। संसद भी रिलैक्स है, कोई बात नहीं, सरकार का निर्णय है, इस पे इफ बट हो ही नहीं सकता। तो इससे संसद की शक्ति का या उसकी जवाबदेहिता का अवमूल्यन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, संसद मंत्रिपरिषद की तुलना में अपेक्षाकृत एक भारी भरकम संस्था है। भारी भरकम संस्था का प्रबंधन करना अपने आप में बड़ा दुरूह कार्य होता है, जटिल कार्य होता है ना? लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रबंधन आसान है, आसान है। इस लिहाज से भी संसद अपने दायित्वों का निर्वहन स्वयं से करने के बजाय या तो मंत्रिपरिषद के ऊपर छोड़ देगी या अपने अंदर ही अलग अलग समितियों का गठन करके उन समितियों को कार्य सौंप देगी। तो संसद के हिस्से में जो कार्य हैं, जो कार्य संसद के द्वारा अंजाम दिए जाने चाहिए थे, अगर वो दूसरे निकायों के द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं, माना कि संसदीय समितियां, माना कि मंत्रिपरिषद, तो इस तरह के संसदीय कार्यों को अंजाम देने की वजह से ये कहा जाता है कि देश के अंदर प्रत्यायोजित विधायन की परंपरा तेजी से बढ़ रही है। प्रत्यायोजित विधायन, प्रत्यायोजित विधायन, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। तो प्रत्यायोजित विधायन यानी डिलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये किसका परिणाम है? डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का पतन, है ना? अब संसद में मान लीजिए बौद्धिक रूप से दक्ष लोग अगर संसद में ना जाएं, कुशल लोग अगर संसद में ना जाएं, तो आपको नहीं लगता कि संसद स्किलफुल लेजिस्लेशन नहीं कर पाएगी, कौशल युक्त विधायन नहीं कर पाएगी? हाँ, लेकिन चूंकि बड़ी संस्था है तो भाई भारी भरकम संस्था में कुछ लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो बेहद गुणवत्तापूर्ण हो, तो उन्हीं को संसदीय समितियों में जगह दे दी जाती है और फिर कहा जाता है कि भैया आप ही ये दायित्व निभाओ, विधि का सृजन तुम्हें ही करना है। संसद का लास्ट में उस पर मुहर लग जाएगा कि संसद ने कानून पारित किया। हकीकत यह है कि संसद में बैठे ही कई सारे ऐसे सदस्य होंगे जिनको कानून के बारे में ढेला भर का ज्ञान नहीं होगा कि ये कानून कहता क्या है, लेकिन पारित कर दिया। इसका मतलब आपको समझ में है किसने पारित किया? उन लोगों ने पारित किया जो वास्तव में विधि का ज्ञान रखते हैं, जो बौद्धिक हैं, जो कौशल युक्त हैं, जो स्किल्ड हैं, डेक्स्टरस हैं, एप्ट हैं, उनके द्वारा पारित किया जाता है। बट नाम किसका होता है? संसद का, संसद का। तो प्रत्यायोजित विधायन एक तरह से आप कह सकते हैं कि विधायी प्रक्रिया में बहुलवाद को बढ़ावा देता है। अच्छी बात भी है, प्रत्यायोजित विधायन कोई बुरी बात नहीं है। प्रत्यायोजित विधायन ये भी दर्शाता है कि भले स्किल की कमी है लेकिन विधि निर्माण को हम स्किल की कमी का शिकार नहीं होने देंगे। संसद एज अ होल, संसद एक पूरी निकाय के रूप में हो सकता है लैक ऑफ स्किल का शिकार हो, लेकिन इस लैक ऑफ स्किल का प्रभाव हम विधि निर्माण पे नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि विधि निर्माण का दायित्व लक्षित रूप से हम उन्हीं लोगों के कंधे पर सौंपेंगे जो इस मामले में दक्ष हैं, कुशल हैं। यही हमने कल पढ़ा था, तो इसको लिख लीजिए, टेक डाउन प्लीज। अच्छा, ये क्लास थोड़ी खुली खुली लग रही है ना उससे? हाँ, हो सकता है पहली बार इसमें आए इसलिए ऐसा लग रहा हो। थोड़ा स्पेसियस है ना? हाँ।
बेंच सटा दिया गया है इसलिए ऐसा लग रहा है। प्लीज टेक डाउन। अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना कि संसद की संप्रभुता का सिद्धांत भी ब्रितानी संदर्भ में दिया गया, पतन का सिद्धांत भी, लेकिन हम उसे भारतीय संदर्भ तक लेकर आएंगे। हाँ, लिख लीजिए, टेक डाउन। संसद के पतन का सिद्धांत, संसद के पतन का सिद्धांत, संसद के पतन का सिद्धांत ब्रितानी राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, ब्रितानी राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, ब्रितानी राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, ब्रितानी राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस तथा केसी वेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लॉर्ड ब्राइस तथा केसी वेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अच्छा, आगे लिखने से पहले एक बार मैं सुनिश्चित होना चाहता हूं, लॉर्ड ब्राइस ने अपनी रचना के माध्यम से इसे प्रतिपादित किया, क्या नाम था उसका? हाँ, द मॉडर्न डेमोक्रेसी। और केसी वेयर का द लेजिस्लेचर्स, है ना। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के क्रम में मैं बताया था, बोर्ड वर्क आपने फॉलो किया ही होगा। हाँ, लॉर्ड ब्राइस तथा केसी वेयर ने किया था। इन्होंने यह बताया, इन्होंने यह बताया कि संसद के पतन का अभिप्राय है, इन्होंने यह बताया कि संसद के पतन का अभिप्राय है, संसद के पतन का अभिप्राय है उसकी शक्तियां तथा उसके दायित्वों में अवमूल्यन, उसकी शक्तियां तथा उसके दायित्वों में, उसकी शक्तियां तथा उसके दायित्वों में दायित्वों में अवमूल्यन, की शक्तियां तथा दायित्वों में अवमूल्यन। संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा यह अपेक्षा की जाती है, संसदीय शासन प्रणाली में सदैव, संसदीय शासन प्रणाली में सदैव यह अपेक्षा की जाती है, सदैव यह अपेक्षा की जाती है मंत्रिमंडल, है ना, मंत्रिमंडल संसद के द्वारा नियंत्रित हो। इस स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं आप? गुड। मंत्रिमंडल संसद के द्वारा नियंत्रित हो, किंतु 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 जब मंत्रिमंडल ही, किंतु जब मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रित करने लगे, किंतु जब मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रित करने लगे, तो समझ जाइए संसद का पतन अथवा क्षय होने लगा, संसद का पतन अथवा क्षय होने लगा। स्टॉप। अगला वाक्य लिखिए, रैमजे म्योर, रैमजे म्योर तथा
आइवर जेनिंग्स ने तो साफ शब्दों में कहा है, रैमजे म्योर तथा आइवर जेनिंग्स ने साफ शब्दों में कहा है कि संसदीय प्रणाली व्यवहार में मंत्रिमंडलीय प्रणाली बन जाती है। व्यवहार में मंत्रिमंडलीय प्रणाली बन जाती है। फिर से सुनिए, रैमजे म्योर तथा आइवर जेनिंग्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसदीय प्रणाली व्यवहार में क्या बन जाती है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। यानी यानी संसद संसद मंत्रिमंडल को निर्देशित व नियंत्रित करने के बजाय, यानी संसद मंत्रिमंडल को निर्देशित व नियंत्रित करने के बजाय, यानी संसद मंत्रिमंडल को निर्देशित व नियंत्रित करने के बजाय मंत्रिमंडल से ही नियंत्रित व निर्देशित होने लगती है। निर्देशित व नियंत्रित होने लगती है। अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, संसद के पतन के पीछे निम्नलिखित कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। संसद के पतन के पीछे निम्नलिखित कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। हैं के बाद डैश लगाएंगे और लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। संसद के पतन के पीछे निम्नलिखित कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। एकदम पीछे तक आवाज जा रही है ना? जा रही है आवाज? गुड गुड। संसद के अच्छा, आप लोगों तक? यानी संसद के पतन के पीछे निम्नलिखित कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, करिश्माई नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व तथा करिश्माई नेतृत्व तथा करिश्माई नेतृत्व तथा प्रचंड बहुमत के कारण, करिश्माई नेतृत्व तथा प्रचंड बहुमत के कारण बनने वाली प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार, बनने वाली प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार। अच्छा, इसमें हो सकता है इस स्टेटमेंट का आखिरी फ्रेज आपको समझ में नहीं आ रहा हो, प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार, तो चिंता मत करिए, अभी मैं समझा दूंगा। यहां एक हेडिंग डाल लीजिए, लिखवाने के तुरंत बाद इसको डिस्कस करूंगा मैं आपसे। संसदीय सरकार के विभिन्न रूप, है ना? अभी बस लिख लीजिए प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार। जब विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार क्या है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दलीय प्रणाली का मजबूत तथा जटिल होना। दलीय प्रणाली का मजबूत तथा जटिल होना, इस स्टेटमेंट को भी आप समझ चुके हैं। हाँ, दलीय प्रणाली का मजबूत तथा जटिल होना। नेक्स्ट पॉइंट, सांसदों के चारित्रिक स्तर में आने वाली गिरावट। सांसदों के चारित्रिक स्तर में आने वाली गिरावट। सांसदों के चारित्रिक स्तर में आने वाली गिरावट। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय कार्य दिवसों की घटती संख्या। संसदीय कार्य दिवसों की घटती संख्या। और जो सेशन 2 महीने तक चल सकता था 16-18 दिन में खत्म कर दें, ये क्या मतलब हुआ?
जब संसद सत्र में आएगी ही नहीं तो काम कैसे करेगी? तो संसदीय कार्य दिवसों की घटती संख्या। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण। इसका मतलब कल समझाया था ना आपको। हाँ, राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण। राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण। नेक्स्ट पॉइंट, संसद का भारी भरकम आकार जिसकी वजह से संसद का भारी भरकम आकार जिसकी वजह से कई सारी प्रबंधन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। जिसकी वजह से कई सारी प्रबंधन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। जिसकी वजह से कई सारी प्रबंधन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती है। ज्यादातर संसद सदस्यों में, संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं, या तो सांसदों लिख लीजिए या संसद सदस्यों। ज्यादातर संसद सदस्यों में विधायन के संदर्भ में अपेक्षित योग्यता का न होना, ज्यादातर संसद सदस्यों में अथवा सांसदों में विधायन के संदर्भ में अपेक्षित योग्यता का ना होना, अपेक्षित योग्यता का अभाव। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यायोजित विधायन की प्रत्यायोजित विधायन की बढ़ती संस्कृति। प्रत्यायोजित विधायन की बढ़ती संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा जो जो कार्यपालिका को अत्यधिक सक्रिय बनाती है। राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा जो कार्यपालिका को अत्यधिक सक्रिय बनाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना भाई? सरकार की का जिम्मा क्या होगा? जनता के सभी वर्गों का अधिकतम कल्याण, खास करके वंचितों का। तो इस संदर्भ में सरकार से जनता अपेक्षा करेगी ना कि भाई फटाफट निर्णय लो, तो सरकार निर्णय लेगी। अब संसद को भी मालूम है कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य है, सरकारों को निर्णय लेने के मार्ग में बार बार हम अड़चने पैदा नहीं कर सकते, लेने दो निर्णय। इससे थोड़ी सी छूट मिल जाती है सरकारों को, यानी मंत्रिपरिषद को। कब? जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा हो, है ना। नेक्स्ट, बढ़ती न्यायिक सक्रियतावाद। बढ़ती न्यायिक सक्रियतावाद। बढ़ती न्यायिक सक्रियतावाद। ये सारे कारण क्या है? संसद के पतन के कारण है। अब अनसीन तरीके से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप आसानी से लिख जाएंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भूलते भालते, हाँ, दो चार रिवीजन करेंगे, वो भी नहीं भूलेंगे। अब हेडिंग डालिए, भारत में संसद का पतन। भारत में संसद का पतन। भारत में संसद का पतन।
भारत में प्रारंभ से ही भारत में प्रारंभ से ही संसद के, लिखो, प्रारंभ से ही संसद के कुछ बच्चे खोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ। हद है। क्लास में पढ़ने के लिए आइए, इधर उधर के लिए नहीं। हाँ, वैसे होता क्या है, सिविल सर्विसेज की क्लासेस, सिविल सर्विसेज की क्लासेस में मैं देखा हूँ, तो खास करके दिल्ली वोली के सेंटर पे केवल सिलेक्शन लेने के लिए लोग नहीं आते, कई लोग तो रिश्ते के लिए भी आते हैं। कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का घर बस जाता है। हाँ, मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आपका फोकस ज्यादातर सिलेक्शन पे ही रहे। हाँ, आगे का आगे देख लेंगे। हाँ, एकेडमी है और भी तमाम जगह है, यहाँ तो पढ़ लो। एकेडमी मतलब लवासना। हाँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा, इस स्तर की प्यार मोहब्बत वो कोई काम नहीं आएगी बर्बादी के सिवाय। बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप में से जितने जानने वाले हैं एक दूसरे को, जो सेलेक्ट हो जाएगा वो विफल लोगों के संपर्क में नहीं रहेगा। उसकी अलग दुनिया, अन्यों की अलग दुनिया। तो नादानी नहीं करनी है। हाँ, उसकी अलग दुनिया। आप वहां जाएंगे, वहां एक अपना एलिट क्लब आपका होगा, अलग एलिट सोसाइटी होगी। जो यहाँ रह जाएंगे पकते फिरेंगे। तो इसलिए अभी आपके पास अवसर है, इस अवसर को येन केन प्रकारेण भुना लेना है। ये ध्यान रखना, भले हम छठ महाव्रत करते हैं, लेकिन ये ना भूलना, दुनिया उगते सूरज को ही प्रणाम करती है। वो तो हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध है कि हम डूबते को भी इग्नोर नहीं करते। लेकिन सबकी परंपराएं इतनी समृद्ध नहीं होती। हाँ, आपके दिमाग में अभी क्या चलना चाहिए कि काश वाशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के अंदर हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलता। ये आपके इरादे होने चाहिए। ये टुच्चे टाइप के इरादे नहीं कि ये पसंद आ गया, वो पसंद आ गई। क्या लिख रहे थे बेटा? भारत में संसद का पतन, लिख लीजिए। भारत में संसद का पतन। क्या कर रहे हैं? हाँ, बांग्लादेश? नहीं, तो बांग्लादेश में भी अगर आप मान लीजिए राजनयिक बन के जाते हैं तो एक अलग ही लेवल होगा। अरे कहीं भी जहां आपको देश को रिप्रेजेंट करने का मिल जाए, इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? तब, और आप सब होनहार हैं, ऊर्जावान हैं, तो स्काई इज द लिमिट। आपके सामने तो समझ लीजिए पूरा आसमान खाली पड़ा है, जितनी ऊंची छलांग लगानी है लगा दो। हम्म। और एक चीज पे हमें जान लीजिए, एक चीज पे 1000% मुझे यकीन है। 1000% जी हाँ। मतलब प्रतिशत के अधिकतम भाग का 10 गुना, 100% से भी 10 गुना, कि आप जैसा मेहनती कम होते हैं। कम से कम एक चीज मैं गौर किया हूं, लगातार 3 घंटे बैठे रहना, ये नहीं कहना कि सर ब्रेक दे दो। पटना में हम किसी बच्चे से नहीं सुने कि सर ब्रेक दे दीजिए। उसको जरूरत पड़ गई, पानी वानी भरने के लिए बोतल लेके चला गया, बट ये नहीं कि रुक जाइए। और इसके आधार पे मैं ये कयास लगा सकता हूं कि आपको सुबह से शाम तक बैठा दिया जाए तो भी नहीं हिलेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, ईमानदारी से बताऊं, ईमानदारी से, इसमें विद्वता की जरूरत ही नहीं है। इस परीक्षा में केवल वो केवल मेहनत की जरूरत है, मेहनत, वो भी नियमित मेहनत। वर्क विथ कंसिस्टेंसी। वर्क विथ कंसिस्टेंसी को ही डिलीजेंसी कहते हैं। डिलीजेंसी का मतलब महज हार्ड वर्क नहीं, बल्कि अनुशासित होकर हार्ड वर्क। और जो हार्ड वर्क करेगा
कोई एक ही चीज को बार बार कई बार रिवाइज कर सकता है, कई बार लिख सकता है। इस परीक्षा में इसी की रिक्वायरमेंट है। ईमानदारी से सिलेबस करेंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप लगेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन जटिल कब लगता है? जब हम ढंग से सिलेबस नहीं किए होते। मैं तो हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि सारे सब्जेक्ट्स में, केवल पॉलिटी नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में। अब मान लीजिए आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास सपोज शुरू हो रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्लास में आने से पहले आपके पास साइंस टेक का सिलेबस होना चाहिए, एकदम यूनिट वाइज। हो सकता है गुरुजी ने कहा कि देखो जैसे इसमें दिया है हम ऐसे नहीं पढ़ाते, हम वैसे पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, वैसे ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद मैच जरूर कर लीजिए कि कौन कौन हुआ है। नहीं हुआ है तो पूरे अधिकार के साथ, हक के साथ आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। क्या यूपीएससी ने फोन करके आपको बताया है कि यहाँ से सवाल नहीं पूछेंगे? ये वाजिब सवाल होते हैं, ये वाजिब सवाल नहीं होते। सर मेरी बेसिक बहुत कमजोर है, आपका पढ़ाया एकदम समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई इसमें टीचर क्या करेगा? टीचर यही करेगा कि बेटा थोड़ा अतिरिक्त मेहनत कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप अतिरिक्त मेहनत करेंगे तो चीजें सुधर नहीं सकती, हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? पॉलिटी जो पढ़ते हैं अगल बगल दिख जाता है। आपको नहीं लगता कि संसद के पतन का मतलब मैंने बताया कि नेताओं के चारित्रिक अवमूल्यन? अरे चारित्रिक अवमूल्यन का मतलब केवल वही नहीं होता कि हत्यारा हो, गुंडा हो, और भी चीजें, भ्रष्ट हो, नेपोटिज्म को बढ़ावा देता हो, भाई भतीजावाद को, लोगों के बीच विभेद करता हो, किसी राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण नहीं करता हो, जहां मंत्रालय उसी पार्टी का हिस्सा, ये भी तो चारित्रिक पतन है। अब क्या इसके लिए किताबों में उसे घुसने की जरूरत है कि खुरपी कैसे होती है इंटरनेट पे सर्च करें? खुरपी देखी हुई है खुरपी समझ रहे हैं? हाँ जिससे घास को, हाँ, करते हैं। आपने उसका इस्तेमाल देखा होगा करते हुए लोगों को, खुद भी किए होंगे। हाँ, हाँ, घास हो साफ करने के लिए। हाँ, तो सारी व्यवहारिक चीजें पढ़नी है, और वो व्यवहारिक चीजें आपके लिए एक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार उससे साक्षात्कार करेंगे, सारा कुछ तो ऐसा ही है। अब भारतीय राजनीति की विशेषताएं बतानी हो तो विशेषताएं जानने के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमें अनुभव है, इन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर तो किताबें बनी हैं। देखो दो तरीका होता है सीखने का। एक, किताब में पढ़ लिया कि साइकिल चलाने कैसे सीखना चाहिए, सब कुछ दे दिया। और दूसरा, चला के ही देख लेंगे, पहले कैंची चलाएंगे, कैंची जानते हो? हाँ, छोटे बच्चे फिर उसके बाद ऊपर। अब उस छोटे बच्चे को क्या टेक्निक मालूम है? वो कहीं पढ़ा है? नहीं, चलाएगा गिरेगा, चलाएगा गिरेगा, एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि साइकिल लहराएगा। तो बहुत सारे सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अंदर बहुत सारी प्रविष्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे आपके अनुभव के दायरे में आती है। इसलिए कहा जाता है कि अभी भी हमारे सिविल सेवा का जो सिलेबस है वो उत्तरी भारत के लोगों के लिए बड़ा ही फर्टाइल है। इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर सिविल सेवा में जाते हैं। दक्षिण भारत के लोगों को इस बात को लेकर बड़ी आपत्ति रहती है। तमिलनाडु का प्रशासन, 70% ब्यूरोक्रेट्स बिहार और यूपी के, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के। अब वहां के जो धरती पुत्र हैं, सन ऑफ सॉइल और बेचारे पीसीएस के थ्रू गए। आप तो वहां का पीसीएस दे नहीं सकते, आपको तमिल आती नहीं। वो राज्य की सेवा में गए, आप संघ की सेवा में गए हैं, आप उनके बॉस हैं। ये बात उनको खलती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इनको सारी बातें समझ भी नहीं आती, हमें बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉस हैं। क्या जरूरत है ऐसी अखिल भारतीय सेवा की? तभी तो 1969 में जो राजमन्नार समिति गठित की गई थी, 71 में साफ साफ कह दी अपनी अनुशंसा में कि भाई हमें तो ये अखिल भारतीय सेवा समझ में नहीं आ रही है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये हमारे बच्चों का अवसर काट रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, सचिव, इन सारे पदों पर जो अखिल भारतीय सेवा के नाम पर यूपी, बिहार और राजस्थान वाले पड़े हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है? हम अपने बच्चों को प्रमोट करके वहां तक भेजेंगे, हमारे अधिकारियों को प्रोन्नति का अवसर मिलेगा। लेकिन संघ से बाहर नहीं है ना, विरोध ही कर सकते हैं।
व्यवस्था बनी रही। राजमन्नार समिति ने विरोध किया, अन्य समितियों ने समर्थन किया। इससे अखिल भारतीय सेवाओं की वजह से हमारा संघीय ढांचा कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में डाइवर्सिटी हमेशा स्ट्रेंथ का परिचायक होती है, वीकनेस का नहीं। तो वैविध्य होना ही चाहिए, वैविध्य होना ही चाहिए। और नो डाउट अखिल भारतीय सेवाएं जो कार्डर आधारित सेवाएं हैं वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को वैविध्य मूलक बनाती है। ये तो हिंदुस्तान की विशेषता है भाई, अनेकता में एकता। पढ़ाएंगे बच्चे न्यायिक सक्रियतावाद, अभी चिंता ना करें, वो सब पढ़ेंगे। अभी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों साथ साथ चल रहा है ना, कोई टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है अभी। अभी तो संसद के कार्य ही 2-3 लेक्चर चलेंगे, 3 लेक्चर। और संसद का ही कार्य क्यों, राज्य विधानमंडल का कार्य नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना होगा, हम वहां ध्यान ही नहीं देते। न्यायपालिका के नाम पे हम सर्वोच्च न्यायालय का कार्य और कभी कभी उच्च न्यायालय का कार्य पढ़कर छोड़ देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा वास्ता किससे होता है? निम्न अदालतों से। उसके बारे में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों भाई? जुडिशरी का हिस्सा वो भी है, आने वाले समय में सवाल बनने की संभावना वहां से भी है। हाँ, वो अलग बात है कि अब तक वहां से सवाल कम बने हैं, लेकिन भविष्य में सवाल बनेंगे। तो अब इत्मीनान से अगले 10 मिनट में भारत में संसद के पतन के बारे में लिख लीजिए। भारत में प्रारंभ से ही संसद के पतन के संदर्भ में आवाज बुलंद होती रही है, आवाज बुलंद होती रही है। जैसे 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 शुरुआती दिनों में भारतीय संसदीय व्यवस्था में या भारतीय संसदीय राजनीति में, शुरुआती दिनों में भारतीय संसदीय राजनीति में कांग्रेस के नेतृत्व में लंबे समय तक एकदलीय प्रभुत्व कायम रहा, एकदलीय प्रभुत्व कायम रहा। हालांकि 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 सरकार के मुखिया के नाते पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक व्यक्तित्व ने सरकार के मुखिया के नाते पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक व्यक्तित्व ने कभी ऐसा खुलकर प्रदर्शित नहीं किया, कि कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित कर रही है। अब बताइए, उस समय नेहरू जी की सरकार, आपको नहीं लगता कि अपने इशारे पे संसद को नचा सकती थी? इतने टावरिंग पर्सनालिटीज थे ये लोग, मंत्रिपरिषद के लोग सभी। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि इनका लोकतांत्रिक व्यक्तित्व था। ये लोकतंत्र की परंपरा में यकीन रखते थे कि भले संसद इनकी बातें मान जाए, बावजूद इसके जो व्यवस्था है उसी के अनुसार ये रहेंगे। कोई भी मुद्दा जबरदस्ती नहीं उस पर निर्णय लेंगे, बल्कि संसद को विश्वास में लेकर। दूसरा पॉइंट, इंदिरा जी की हुकूमत आते आते, यानी इंदिरा गांधी की हुकूमत आते आते इंदिरा गांधी की हुकूमत आते आते व्यवहार में भी ऐसा महसूस होने लगा कि कार्यपालिका संसद को नियंत्रित कर रही है। कार्यपालिका संसद को
नियंत्रित कर रही है। अब बताइए, कार्यपालिका अगर संसद को नियंत्रित करे तो ये संसद का उत्थान है कि पतन है? बहुत बढ़िया, कार्यपालिका संसद को नियंत्रित कर रही है, यानी कैबिनेट का ही बोलबाला है, यानी कैबिनेट का ही बोलबाला है, यानी कैबिनेट का ही बोलबाला है। नेक्स्ट पॉइंट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से हमारे संविधान में, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वेरी नाइस, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल निरोध की व्यवस्था करती है, दल बदल निरोध की व्यवस्था करती है। और इस प्रकार दल बदल निरोधी कानून के अस्तित्व में आने से, दल बदल निरोधी कानून के अस्तित्व में आने से, और इस प्रकार दल बदल निरोधी कानून के अस्तित्व में आने से भारत में दलीय व्यवस्था मजबूत हुई, दलीय व्यवस्था मजबूत हुई। यानी दल के सदस्यों पर, यानी दल के सदस्यों पर दल के दिशा निर्देश बाध्यकारी बना दिए गए, दल के दिशा निर्देश बाध्यकारी बना दिए गए, दल के सदस्यों पर दल के दिशा निर्देश बाध्यकारी बना दिए गए। सांसदों के ऊपर राजनीतिक दलों का व्हिप जारी होने लगा, व्हिप समझ रहे हैं ना? हाँ, सांसदों के ऊपर राजनीतिक दलों का व्हिप जारी होने लगा, जिसकी वजह से सांसद स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकते। उन्हें पार्टी लाइन का अनुपालन करना होता है, उन्हें पार्टी लाइन का अनुपालन करना होता है। इस व्यवस्था के कारण संसदीय शासन प्रणाली में, इस व्यवस्था के कारण संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ी, मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट, 90 के दशक में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय छत्रपों का बोलबाला बढ़ा। 90 के दशक में भारतीय राजनीति में, 90 के दशक में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय छत्रपों का बोलबाला बढ़ा तथा गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ, गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ, गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ। इससे केंद्र में कमजोर सरकारें बनने लगी, जो
संसद को नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं थी, जो संसद को नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं थी, जो संसद को नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं थी। लिहाजा लिहाजा यह दौर, कौन सा दौर? 90 का दशक। लिहाजा यह दौर प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में संसद के उभार को परिलक्षित करता है, संसद के उभार को परिलक्षित करता है। राइज ऑफ पार्लियामेंट है ना, डिक्लाइन नहीं, राइज ऑफ पार्लियामेंट। प्रथम दृष्टया संसद के उभार को परिलक्षित करता है, किंतु दुर्भाग्य ये रहा कि यही वो दौर था जब भारत में न्यायिक सक्रियतावाद को तेजी से बढ़ावा मिला। जब भारत में न्यायिक सक्रियतावाद को तेजी से बढ़ावा मिला, न्यायिक सक्रियतावाद को तेजी से बढ़ावा मिला, न्यायिक सक्रियतावाद को तेजी से बढ़ावा मिला। और न्यायपालिका तमाम अवसरों पर संसद के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगी, संसद के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप पैदा करने लगी। जो संसद के पतन की तरफ इशारा करता है, जो संसद के पतन की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट पॉइंट भारत में 90 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं को भारत में 90 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तृणमूल स्तर यानी स्थानीय स्तर तक लोकतंत्र का प्रसार हुआ। शासनिक परिक्षेत्र में जन सहभागिता बढ़ी, किंतु साथ साथ राजनीति के अंदर अपराधीकरण को भी बढ़ावा मिला। राजनीति के अंदर अपराधीकरण को भी बढ़ावा मिला, किंतु साथ साथ राजनीति के अंदर अपराधीकरण को भी बढ़ावा मिला। यही राजनीति का अपराधीकरण देखते देखते अपराधियों के राजनीतिकरण का स्वरूप ले लिया। यही राजनीति का अपराधीकरण देखते देखते अपराधियों के राजनीतिकरण का स्वरूप ले लिया। लिहाजा संसद में निर्योग्यताएं बढ़ी। बढ़ी।
रचनात्मक बहस तथा परिचर्चाओं से दूरियां बनाए जाने लगी। रचनात्मक बहस, रचनात्मक बहस तथा परिचर्चाओं से संसद निरंतर दूरियां बढ़ाने लगी, निरंतर दूरियां बढ़ाने लगी। संसदीय कार्य दिवसों की संख्या घटने लगी। संसदीय कार्य दिवसों की संख्या घटने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में भी, भारत में भी, भारत में भी संसद योग्यता के अभाव तथा, भारत में भी संसद योग्यता के अभाव तथा, भारत में भी संसद योग्यता के अभाव तथा प्रबंधकीय अकुशलता के कारण, प्रबंधकीय अकुशलता के कारण संसदीय समितियों के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगी। साथ ही साथ, साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समर्थन देते हुए, साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समर्थन देते हुए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समर्थन देते हुए मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल को उनके दायित्व निर्वहन के संदर्भ में, मंत्रिमंडल को उनके दायित्व निर्वहन के संदर्भ में अधिकाधिक छूट प्रदान करने लगी, अधिकाधिक छूट प्रदान करने लगी, जिससे, जिससे देश में प्रत्यायोजित विधायन की परंपरा को, प्रत्यायोजित विधायन की परंपरा को, यानी ट्रेडिशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन की परंपरा को तेजी से बढ़ावा मिला, तेजी से बढ़ावा मिला। दैट्स इट। ये है संसद के पतन का सिद्धांत। हमने वही लिखा जो इसके पहले समझ चुके थे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे संसदीय सरकार के विभिन्न रूपों की। संसदीय सरकार के विभिन्न रूपों की। हाँ, व्हिप का मतलब गाइडलाइंस। गाइडलाइन किसके द्वारा जारी की जाती है? छोटों के द्वारा कि बड़ों के द्वारा? तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो गाइडलाइन तय करेंगे सभी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्षेत्रीय छत्रप, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल लीडर्स। जैसे यही वो दौर था जब आप देखेंगे बिहार में लालू जी का तेजी से उभार हुआ, नीतीश जी का उभार हुआ, पासवान जी का उभार हुआ, उधर मुलायम सिंह जी का उभार हुआ, बहन जी का, ये सब क्या है? क्षेत्रीय छत्रप। बहन जी मतलब बहन कुमारी मायावती। प्रत्यायोजित का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि आपको संसद के पतन का सिद्धांत पढ़ाना था। मैं क्लास में आता, 15 मिनट में संसद के पतन के सिद्धांत के बारे में ब्रीफ कर देता, ब्रीफ करके चला जाता।
फिर मैं बोलता सुनील को, सुनील ये 2 पन्ने हैं, पोडियम पे सामने रखो, बोल के प्यार प्यार से लिखवा दो। यानी हमने आधा काम किसको दे दिया? ये क्या हो गया? इसी को बोलेंगे प्रत्यायोजित अध्यापन। समझ रहे मेरी बात? अब तो नहीं भूलेंगे आप इसे। हाँ, तो अब बताइए, इस तरह की प्रक्रिया एक शिक्षक के उभार की तरफ इशारा कर रही है कि पतन की तरफ? समझ रहे मेरी बात? डिक्लाइन, पतन का मतलब कोई बहुत हार्श नहीं होता, और पतन सदैव बुरा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप ही बताइए, कल्याणकारी राज्य में अगर संसद का पतन न हो तो सरकार खुलकर काम कर पाएगी? उसे क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है जन आकांक्षाओं की अभिपूर्ति के लिए। और संसद पता चला कि बहस बुहस के चक्कर में जो काम 4 दिन में होना था 24 दिन लगा दिया। चाहे आप संसद का पतन बोल दीजिए, लेकिन संसद का पतन सदैव अलाभकारी नहीं है। चलिए, संसदीय सरकार के विभिन्न रूपों की जरा हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि भाई हमारी जो विधायिका है ना, किस तरीके से कार्य करती है, सत्र क्या होता है, संसदीय सत्र है ना, साधारण सत्र, ऑर्डिनरी सेशंस यानी रेगुलर सेशंस, नियमित सत्र, विशेष सत्र, स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन में भी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा, फिर सेशन का प्रोरोगेशन, ऑनगोइंग सेशन में स्थगन, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट भी 2 तरह का, एडजॉर्नमेंट विद साइन विद टाइम एंड डेट, दूसरा एडजॉर्नमेंट साइन डाई। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन हो जाएगा तो विधायी प्रक्रिया में जो विधेयक संलग्न किए गए हैं उन विधेयकों की सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम चीजें हम लोग सीखेंगे। हालांकि यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बनेगा। अभी जो आपको कल और आज में पढ़ाया मैं, संसद की संप्रभुता की अवधारणा और संसद के पतन का सिद्धांत, ये खड़े खड़े मेंस का क्वेश्चन है। समझ रहे मेरी बात? कब टपक जाए कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन इसके बाद की जो चीजें अभी बताऊंगा मैं, सत्र वगैरह ये सब, ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का रूप लेकर आपसे पूछ दिया जाता है। हमने आपको बताया होगा शुरुआती क्लासेस में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिट नंबर 1, वो ज्यादातर किसके लिए उपयोगी है? प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन which are asked in preliminary examination, they hail from unit number 1, that is Indian Constitution. और majority of questions, remaining जो questions है वो आपको 5वीं और 6ठी यूनिट से मिल जाते हैं। इसके अलावा रैंडम अगर मान लीजिए पंचायत के बारे में पूछ दिया, संघवाद के बारे में पूछ दिया, तो उसके लिए अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्य परीक्षा के अंदर जो पढ़े हुए हैं वहीं से बात बन जाती। तो ये 5वीं और 6ठी यूनिट थोड़ा बारीकी से हमें इसको भी पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि यहां से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछते हैं। जहां से प्रीलिम का क्वेश्चन नहीं पूछता, आपने महसूस किया होगा वो यूनिट आपको बड़ी सीधी सपाट लगी होगी, बड़ी सिंपल लगी होगी, क्योंकि तथ्यों से वहां नजदीकियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो यूनिट 2 में हमने पढ़ा, यूनिट 2 में क्या पढ़ा था? हाँ, केंद्र तथा राज्य के कार्य, केंद्र राज्य संबंधों में चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्ति तथा वित्त के हस्तांतरण तथा हस्तांतरण के मार्ग में बाधाएं, यही ना? आपको नहीं लगता कि टिप्स पे आप रिवाइज कर सकते हैं ऐसे? इसके बारे में कुछ भी तथ्य रटना ही नहीं था। विवाद निवारण तंत्र, वो हमें तो नहीं लगता कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अनुच्छेद 323A 323B भाग 14 है, इसके अलावा कोई फैक्ट था? नहीं था। सेपरेशन ऑफ पावर, 2-3 आर्टिकल वहां ध्यान रखने हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में बेसिकली एनालिसिस ही तो शो करनी है, आराम से कर सकते हैं। 4थी यूनिट, बताइए कोई फैक्ट है उसमें ना? तो हमेशा ये करिएगा आप, ये तो मान के चलिए संभव है 10-15 दिन के बाद ही हमारी मुलाकात हो, या थोड़ा और भी हो जाए, जो भी हो, बट नेक्स्ट विजिट में मैं आऊंगा उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि कम से कम 5 बार अपना क्लास नोट्स आप रिवाइज कर चुके होंगे।
आपका क्लास नोट्स मुश्किल से 200 पन्ने का क्लास नोट्स होगा। दोनों साइड जोड़ दें तो, एक साइड खड़ा साइड ऐसे पेपर करें तो 100 पेज होगा, 100 पन्ना। इससे ज्यादा का होगा क्या? ना। हाँ, ज्यादा है। अरे हमने मान लिया 150 पन्ना, यही ना, माने 300 पेज। आप बताइए 300 पेज रिवाइज करने में कितना समय लगेगा? खूब से खूब लगेगा तो 600 मिनट, यानी 10 घंटा। यानी हर 3 दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? कर सकते हैं। हाँ। अब कल वाले बच्चे को ये शिकायत थी कि केवल पॉलिटी ही थोड़ी है, हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों भाई इतनी नाराजगी क्यों? और भी सब्जेक्ट पढ़ना है? जबरदस्ती कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, आपकी मर्जी, मत पढ़िए कोई सब्जेक्ट। हाँ, ये कोई बात हुई कुतर्क कि नहीं हम रिकॉर्डेड क्यों देखेंगे? अरे रिकॉर्डेड संस्थान समझ लीजिए कि आपके कल्याण में ये सारी चीजें कर रही है, कि आपको ये प्रोवाइड किया जाए। पता है इसके एवज में कितना नुकसान होता है? आपको जान के ताजुब होगा, ये जो क्लास यहाँ चल रही है ना, ये आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है कि आपको मुहैया कराई जाए। और बहुत सारे ऐसे खलीफा हैं जो यहीं से पेनिट्रेट करके क्लास को बाहर निकाल लेते हैं, कौड़ियों के भाव अपना बिजनेस करने के लिए। आप समझ लीजिए कि संस्थान को इससे कितना बड़ा व्यवसायिक नुकसान होगा। हम कह रहे हैं संस्थान कमाना नहीं चाहती, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस, कम से कम ये तो मेंटेन करना चाहेगा ना हर कोई। आपको ये सुविधा नहीं देनी होती अलग से, क्या जरूरत था ये एलसीडी और रिकॉर्ड करने की? जरूरत ही नहीं थी। इसे कहते हैं होम करते हुए हाथ जलाना। होम करना समझ रहे हो? हवन करना, हवन कर रहे हैं कि भगवान खुश हो, और पता चला भगवान ने हाथ ही जला दिया। आजकल की संस्थाओं के लिए, खास करके वो संस्थाएं जो चैरिटी को प्राथमिकता रखती है, और ये तो आपको भी मालूम है, इसमें केजीएस का कोई स्थान ही नहीं है। जो संस्थान इतनी सारी व्यवस्था कर रही है, आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है, और आप कहें कि हमारे पास इतना समय है कि ये देख लेंगे। अरे जो अभी आप बैठ के देख रहे हैं ना, दसियों हजार की संख्या में फोकट में लोग देख रहे हैं, फोकट में। मेरे लेक्चर के बाद, मेरी बात सुनने के बाद हो सकता है सब सावधान हो जाएं। हाँ। अब क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई परेशान है। टेक्नोलॉजी का यूज हो अच्छी बात है, मिसयूज भी तो हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है। पब्लिकेशन, पब्लिकेशंस तो समझ लीजिए वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं। बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस जो बेहद सम्मानित, जिनका रसूख हुआ करता था, डूबने की कगार पे आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? किताब लिखी जा रही है, छपने से पहले ही छप चुकी टेलीग्राम पे। अब कोई क्यों खरीदेगा भाई वो किताब? तो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स निकल कर आए हैं। शुक्र मनाइए, इतना नुकसान सहकर भी संस्थान आपके लिए इतना कुछ कर रही है। अभी रियलाइज नहीं होगा, बाद में महसूस करेंगे। और हम तो भाई खुल्लम खुला बोलते हैं, मैं बड़ा लाग लपेट वाला आदमी नहीं हूं। कई बार इस बात को लेकर हमारी फ्रेटर्निटी में, टीचिंग फ्रेटर्निटी में, कई लोग मुझसे कतराते हैं कि आदमी जो मन में आएगा बोल ही देगा, इससे दूर ही रहो। ऐसा थोड़ी है कि जो मन में आएगा कुछ भी बोल देंगे, लॉजिकल ही बोलते हैं। बट कब इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट हो जाए किसके द्वारा, कोई नहीं जानता। तो मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं केवल अपने सब्जेक्ट की बात नहीं, यहाँ जितने टीचर आए, जो भी पढ़ाए, वीडियो भी है, क्लास नोट्स भी है, आपका भेजा भी है, पढ़ा है। आपके सहपाठी अन्य संस्थाओं में भी पढ़ते होंगे, उनके पास भी उपलब्ध होगी इस तरह की वीडियो एक्सेस। नोट्स भी होंगे, क्लास नोट्स के पास भी भेजा होगा। टॉपिक पे बहस कर लीजिए, पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ये मत समझिएगा कि आपसे जो कमिटमेंट किया जाता है उसको ब्रीच किया जा रहा है, ब्रीच नहीं। कई बार होता क्या है, अब जैसे आप लोगों की शिकायतें होती है कि हमारा टेस्ट होता है लेकिन इवेलुएट नहीं होता। अच्छी, मतलब अच्छी बात तो ये नहीं है कि राइट टाइम इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ इसमें कमियां हैं। लेकिन
अगर कोई कमी है तो उस कमी की आधार में रीजन क्या है, कारण क्या है। अब मान लीजिए मैं कारण दूं जो कि वैलिड कारण है। इसी महीने बीपीएससी के बच्चों की मुख्य परीक्षा होने वाली है। पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन वार फ्रंट पे उसी में लगा हुआ है, उनके आंसर शीट्स टेस्ट पेपर्स के इवैल्यूएशन में। आपको एग्जाम कब देनी है? 2026 से पहले तो किसी को नहीं देना है, मुझे मालूम है, यानी 1 साल के बाद। तो संस्थान पता क्या कर रही है? संस्थान के पास दो बच्चे के लिए 2 ही गिलास दूध है। 2 बच्चों के लिए 2 गिलास दूध, इस बच्चे के लिए 1 गिलास, और इस बच्चे के लिए 1 गिलास। लेकिन पता चला कि इस बच्चे को तुरंत तुरंत दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेना है, यानी ये अधिक मेहनत करना है, इसको अधिक एनर्जी की जरूरत है। लेकिन हम दे कितना सकते हैं, हमारे पास जमा पूंजी 2 ही गिलास है। तो क्या करेंगे, इस वाले बच्चे के आधे गिलास की कटौती कर लेंगे और आधा यहाँ, और इसको दे देंगे हम 1.5 गिलास। अब ये चाय चाय करेगा कि ये क्या कर दिए, हमारे हिस्से का उसे क्यों दे दिए। तो संस्थान समझाएगी कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम चिंता मत करो, तुम इतना जिद कर रहे हो तो इसका हम पूरा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। आप बताइए, इस धारणा को आप खारिज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी अगर मान लीजिए आपके हिस्से से थोड़ी कटौती की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। कटौती क्यों की जा रही है? क्योंकि उपलब्ध संसाधनों में अभी जिसके लिए ज्यादा जरूरत है उस पर अधिक फोकस किया जाए। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, हमने तो फी दिया, एडमिशन लिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ फी के आधार पर निर्धारित नहीं होता। और इतना तो आप लोग तो लंबे समय से जुड़े हैं, हम तो केजीएस में अभी जुम्मा जुम्मा 4-5 महीना हुआ जुड़े हुए। इस समय इतने कम समय में हम इतना समझ गए हैं, ये संस्थान व्यवसायिक स्तर पे नहीं चलती, ये संस्थान पूरी तरह से घर परिवार की तरह चलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब परिवार में अगर कोई बंदा एक एक सदस्य लापरवाह भी निकल गया तो भी अन्य परिजनों को मालूम है कि ठीक है, लापरवाही कर रहा है, करने तो हम इसे संभाल लेंगे, और मामला संभल जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण का दौर है, प्रोफेशनलिज्म का महत्व तो बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमोशन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इमोशन के लिए भी जगह। तो आप निश्चिंत रहिए, आप जितने टेस्ट पेपर्स लिखे हैं, आखिर आपकी बातें आपके माध्यम से, आप हमसे बोलते हैं तो हम सब टीचर्स के माध्यम से टॉप मैनेजमेंट तक जाती है। यहाँ हम जो भी पकते हैं सब यहाँ रिकॉर्ड होता है, और हर लेक्चर के साथ एक व्यक्ति बैठा होता है क्लास को सुनने के लिए। क्यों क्लास को सुनने के लिए? उसे परीक्षा नहीं देनी है, वो ये सुनने के लिए कि भाई सब ठीक ठाक चल तो रहा है, बच्चे अपने टीचर से बातें अधिक खुल के कह पाते हैं, टीचर उस पर रिएक्शन देता है, जैसे अभी मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। तो हमारे बताए बगैर भी टॉप मैनेजमेंट को ये बातें पता चल जाती है, और जाहिर सी बात है फिर उस पर वो काम करने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं। ये चीज़ें मैं 2-2 बार आपका मुद्दा उठाया था यहाँ, तो यही जवाब मुझे मिला, और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है। अब कितना दिन रह गया, कब कब से है बीपीएससी मेंस का पेपर? 25 से है ना? आप बताइए, जुमा जुमा 10 दिन का समय रह गया है ना, वो भी आपके भाई बहन ही है, थोड़ा उनका समर्थन कर दीजिए। और वो जब सेलेक्ट होंगे तो आपके अंदर भी थोड़ी ताकत आएगी कि ठीक है, ये एसडीएम बने, हम 1 साल बाद देंगे लेकिन हम सीधे डीएम बनेंगे। ये डीएसपी बने तो हम भी कोई लेट नहीं हो रहे हैं, बनेंगे तो सीधे एसपी बनेंगे। तो देखिए, संसदीय सरकार के विभिन्न रूप।
तो कर्सर काम नहीं कर रहा है क्या ये वाला? या हम ज्यादा ही इसको बाएं दाएं करते हैं तो आपने इसको ऑफ ही कर दिया है? संसदीय सरकार के विभिन्न रूप। पहला, कैबिनेट प्रकार की सरकार। कैबिनेट प्रकार की सरकार। दूसरा, प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार। प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार। अंतरिम सरकार। बहुमत की सरकार, यानी स्थिर सरकार। अल्पमत की सरकार। गठबंधन की सरकार। राष्ट्रीय सरकार। छाया कैबिनेट प्रकार की सरकार। छाया कैबिनेट प्रकार की सरकार। ये भिन्न भिन्न सरकारें संसदीय शासन प्रणाली में आपको देखने को मिलेगी। हैं ये सब संसदीय सरकार, लेकिन अपनी गतिविधियों में, अपनी कार्यशैली में ये कुछ विशेष तौर तरीकों का अनुसरण करने लगती हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब देखिए, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, आपको बता दूं, किसी भी देश के वर्तमान राजनीतिक इतिहास में ये केवल एक ही बार गठित होती है, और वो भी प्रारंभ में। जैसे 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। आप ही बताइए, क्या तब संविधान बन पाया था? संविधान तो नवंबर 49 में बना, 50 में लागू हुआ। और संविधान में सरकार कैसे बनेगी हमारे यहाँ, उसकी सारी विधियां दी हुई थी, और उसी के तहत था कि लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा और लोकसभा की सीटों के आधार पर सरकार का गठन होगा। ये सब तो 1952 में हुआ, फरवरी मार्च 1952 में। लेकिन सरकार तो 15 अगस्त की रात में ही बन गई थी हमारे यहाँ। उस सरकार को क्या नाम देंगे? अंतरिम सरकार। ये एक ऐसी सरकार है जो ट्रांजिशनल फेज में बनाई जाती है, यानी जब देश किसी व्यापक राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो। क्या हम उस समय इस दौर से गुजर रहे थे कि नहीं? पहले औपनिवेशिक हुकूमत के अंतर्गत थे, अब हम कहां मूव कर रहे थे? स्वतंत्र देश के रूप में, है ना? तो अंतरिम सरकार गठित ही इसीलिए की जाती है ताकि उसकी नजरों के सामने, उसकी निगरानी में स्थापित व्यवस्था को व्यवहार में हम अपना लें। और जैसे स्थापित व्यवस्था व्यवहार में अपना ली जाएगी, अब अंतरिम सरकार का दौर
खत्म हो जाएगा। और समझ लीजिएगा, आधुनिक राजनीति इतिहास में या वर्तमान राजनीतिक इतिहास में अब दोबारा ये सरकार नहीं बनेगी। अब अगर मान लीजिए अचानक से हमारे यहाँ संविधान ही बदल गया, सत्ता का स्वरूप ही बदल गया, तो वो जो बदलाव की स्थिति होगी, उस बदलाव की स्थिति में फिर से एक बार अंतरिम सरकार बनेगी। लेकिन वो नया राजनीतिक दौर शुरू हो गया ना, होगा ना, यानी जारी राजनीतिक दौर में अंतरिम सरकार केवल एक ही बार स्थापित होती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट होती है, फुल फ्लेज्ड। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग दिखेंगे। अब आपको मालूम है ना, 17 नवंबर 1947 हमारी संविधान सभा ही अंतरिम संसद की भूमिका निभाने लगी कि नहीं? एक दिन संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी और दूसरे दिन संसद का कार्य कर रही थी। आप कह लीजिए लोकसभा का दायित्व तो निभा रही थी। हाँ, तो ये अंतरिम संसद है। इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह रहना पड़ेगा। क्यों नहीं रहना पड़ेगा? जवाबदेह रहना पड़ेगा। यानी पूरा जो संसदीय शासन व्यवस्था के या संसदीय सरकार की जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं इन सब पे लागू होगी, इन सब पे। बस परिस्थितियों में अंतर होगा, थोड़े मोड़े इनके कार्य स्वरूप में अंतर देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए, कैबिनेट प्रकार की सरकार, कैबिनेट प्रकार की सरकार की यही विशेषता है, यहां पर प्रधानमंत्री है ना, और इसके कैबिनेट के साथ ही CB1, CB2, CB3 है ना, यानी कैबिनेट मिनिस्टर 1, 2, 3, इस तरह से जितने कैबिनेट मंत्री हैं, ये सब के सब इक्वल स्टेटस एंजॉय करेंगे। बस फर्क ये होगा कि प्रधानमंत्री इन समानों में प्रथम होगा, फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। अब जरा बताइए, संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों से समान हैसियत पर आकर बात करे, इसका मतलब कि लोकतंत्र की सेहत के लिए ये ठीक ठाक स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री सत्ता का मुखिया होने के नाते, शासन का प्रमुख होने के नाते अपनी बातें देश पर थोप नहीं सकता, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे आफ्टर ड्यू डेलिबरेशंस, आफ्टर ड्यू डेलिबरेशंस सारे निर्णय लिए जाएंगे विचार विमर्श करके। अच्छा, इसमें यह हो सकता है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी लोग मिलजुल कर विचार विमर्श कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, समय तो लगेगा, लेकिन जो डिसीजन होगा वो लोकतंत्र की मर्यादाओं के दायरे में होगा, लोकतंत्र के अनुकूल होगा। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, UPA 1, UPA 2, भाई 2 कार्यकाल चलाया ना उन्होंने सरकार का। आप बताइए, उनके समय जो उनके कैबिनेट के साथी हुआ करते थे, क्या वो अपने कैबिनेट के साथियों पर अपनी बातें थोप सकते थे? हाँ। पहली कैबिनेट में UPA 1 में प्रणोदा सरकार में नटवर सिंह, अर्जुन सिंह, AK एंटोनी, P चिदम्बरम, आप बताइए, मिस्टर रेड्डी, रेड्डी साहब के बारे में बोला जा रहा था कि जब वो संसद में, लोकसभा में बोलने लगते थे तो ट्रांसलेटर ही फेल हो जाता था, उनकी अंग्रेजी इतनी शानदार थी। ट्रांसलेटर फेल हो जाता था अंग्रेजी से और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे तब आप बड़े शानदार तरीके से बोल सकते हैं जब कम से कम 6 से 7 शब्दों पे आपकी पकड़ हो। छह से सात। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप, आम बोलचाल की भाषा में आप 6-7 शब्द ही प्रयोग करते हैं, हिंदी में थोड़े ज़्यादा करते हैं। अंग्रेजी इसीलिए तो कहा जाता है कि आसान भाषा है। 6 से 7 शब्दों का प्रयोग करते हुए आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। और मिस्टर रेड्डी के साथ क्या था, वो एक समय में 14 से 15 शब्दों का प्रयोग कर पाते थे। समझ रहे मेरी बात? तो ट्रांसलेटर फेल हो जाता था। 6-7 शब्द। अब कहेंगे कि इज, आर, आई एम, यही 3 हो गया, इसे का उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। भाई आपके पास
नरेशन स्पीच तो होना ही चाहिए ना, नरेशन तो होना ही चाहिए, नरेशन स्किल, आप चीजों को नरेट कर सके। नरेट करने के दौरान अगर 6-7 शब्दों का आप प्रयोग कर पाते हैं घुमा फिरा के तो आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। और जब 12 प्लस प्लस जाते हैं, 12 से ऊपर, फिर आपको कोई एस जयपाल रेड्डी कहेगा, कोई शशि थरूर कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये माना जाएगा कि फिर आप इस भाषा का जबरदस्त ज्ञान रखते हैं। और ये हर भाषा पे लागू होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शब्दों का प्रयोग करना जानता है, आप देखेंगे उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध होती है। और हिंदी को समृद्ध करने का मैं बताऊं निजी तौर पे जो मैं महसूस किया हूं, सबसे शानदार साधन है उर्दू के शब्दों का ज्ञान। अगर उर्दू के शब्दों का आपको ज्ञान है तो आपकी हिंदी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि बोलेंगे तो लोग सुनने को मजबूर हो जाएंगे, लिखेंगे पूरा तो पढ़ेंगे ही। अब आप कहेंगे हिंदी में उर्दू का प्रयोग कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी में आप अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हैं, उर्दू को नहीं करेंगे, जबकि दोनों सगी बहनें हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू कोई विलायती भाषा नहीं है, विदेशी भाषा नहीं है। हाँ, ये शुद्ध रूप से भारतीय भाषा है। इसकी उत्पत्ति ही यही हुई। कुछ भाषा वैसा पढ़ते हैं कि नहीं कभी? हाँ। हिंदी व्याकरण, कौन सी किताब रखे हो अभी हिंदी व्याकरण की? हो गया। पतली पतली व्याकरण की किताबें आती है। कभी छुट्टी के दिन रूटीन बनाइए, का संडे है आज पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ डालेंगे, पढ़ डालिए। पढ़ते रहना चाहिए ये सब। ध्यान रखिएगा, आपके हिस्से का जो समय है वो केवल आपकी पढ़ाई के लिए है। इसके अलावा अगर कहीं समय जाया कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या काम है आपका? ये काम है, कौन सा दायित्व है भाई, कौन सी जिम्मेदारी है? गाँव में फसलों की कटाई चल रही है, आपको है कोई चिंता? नहीं है। गार्जियंस आपके बोल रखे हैं आपको चिंता करने की जरूरत, हम संभाल लेंगे। ये कटाई मड़ाई का दौर यही है ना। हाँ, फसलों की थ्रेसिंग चलेगी इस समय। हाँ, ये सारी चीजें आपके दौर में तो चीजें बड़ी आसान हो गई है। हम जिस समय देखते थे, हमारे यहाँ जो खेती होती थी, मतलब बिहार में ही, उस समय शायद वो दौर आप लोग देखेंगे भी नहीं, देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि अब वो निकल गया। हम अपने बचपन में देखते थे, जो फसल होती थी उसको ऐसे बिछा दिया जा रहा था फैलाकर, और हाँ, बैल ऐसे घूमते थे। देखे हो? अब तो नहीं होगा ये, अब नहीं होगा। गांव में कहीं कहीं छोटे स्तर पे, अब कहाँ होता है। हाँ, फिर उसको लोग सूप लगा के इंतजार करते थे, पुरवैया पछुआ हवा है, तो जाकर उसकी क्या होती थी। हाँ, लेकिन वो दौर ही अलग था। उस समय इच्छा होती थी कि खलिहान में खाट बिछाएं और सो जाए। मच्छर ढूंढे नहीं दिखते थे। आजकल शहरों में मच्छर कम, गांवों में अधिक हो गए हैं। हाँ, वहां अधिक पोल्यूशन हो गया है। चीजें बदली हैं, काफी बदलाव हुआ है। वो अलग बात है, जैसा आप बता रहे हैं कि आप भी देखें, इसका मतलब ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि हमारे यहाँ उतना बदलाव नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कम से कम इसका साक्षात्कार नहीं किए होंगे, बट किए हैं। हाँ, चलिए कोई नहीं, चीजें बदलेंगी। और कौन बदलेगा? आप बदलेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार जरा देख लेते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार, ये भी संसदीय सरकार ही है। प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होगा, इनके बराबर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये सब लोग धरातल पे होंगे और प्रधानमंत्री हिमालय में है। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री अपने आप को मान के चल रहा है कि हम क्या हैं, इनके बॉस हैं।
और ये हमारी कोई बात काट ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मंत्री तो दूर, ये सांसद भी अगर बने हैं तो हमारी बदौलत। पार्टी में अगर ये बने भी रहेंगे तो तभी तक जब तक हम चाहेंगे, नहीं तो बंगाल से जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, पटना साहिब छोड़कर। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है जब सरकार का मुखिया ना सिर्फ जनता के, बहुसंख्यक आवाम का पसंद हो, बल्कि स्वयं पार्टी को भी उस पर सबसे अधिक विश्वास हो, यही हमारी नैया पार लगाएगा। अब बताइए, ऐसा नेता जब प्रधानमंत्री बनेगा, आपको लगता है तो हर मुद्दे पर मंत्रिमंडल की सलाह लेगा? नहीं, वो इतना भी लोड नहीं लेगा कि निर्णय लेके इन्हें बता दिया जाए। निर्णय ले लिया, पता चल जाएगा प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि कल से नोटबंदी है। प्लस जो भी बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे, प्रधानमंत्री क्या करेगा? इनसे सलाह नहीं करेगा, अपने दोस्त मित्र परिजन, जिनका लोकतंत्र, सरकार, सरकार के नुमाइंदे, जनता के नुमाइंदे, कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन सलाह उनसे लेगा। असली कैबिनेट कहाँ है? यहाँ। लेकिन इससे सलाह नहीं लेगा। सलाह किससे लेगा? इसी को बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, रसोई कैबिनेट। रसोई कैबिनेट समझ रहे हैं? हाँ। रसोई शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? मान लीजिए आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं, द्वार पे बैठे हैं। द्वार समझ रहे हैं? हाँ। द्वार पे बैठे हैं, आपसे 4-6 लोग मिलने आए हैं, किसी मुद्दे पर विमर्श चल रहा है, कोई डील चल रही है। आप उस डील को फाइनलाइज कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? घर जाएंगे और फिर किससे सलाह लेंगे? घरवाली से सलाह लेंगे। बेटे से सलाह लेंगे, बेटी से सलाह लेंगे। अब सामने वाला क्या जान रहा है कि निर्णय तो भाई साहब ही लेने वाले हैं। भाई साहब की हिम्मत नहीं है कि खुद से निर्णय ले लें। तो किचन का मतलब हुआ कि एकदम सगे संबंधी, नजदीकी लोगों से मंत्रण करके उनकी राय के अनुसार, तो उनकी राय के अनुसार निर्णय ले लिया गया और निर्णय सुना दिया गया। अब निर्णय सुनाने में संभव है कि घर के और भी पुरुष सदस्य होंगे, वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, निर्णय तो किचन में हो गया। जब निर्णय सुना दिया गया तो उनके सहयोगियों को भी पता चला कि अच्छा, हमारे पक्ष से यही निर्णय है। तो पारिवारिक व्यवस्था में तो ये चल जाता है, लेकिन शासनिक व्यवस्था में इसे बहुत उचित नहीं माना जाता। इसे लोकतंत्र की हत्या माना जाता है। ऐसा नहीं है कि संसदीय शासन प्रणाली नहीं रहेगी, प्रणाली तो वही है, लेकिन बस प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार ये दर्शाती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्रिपरिषद का मुखिया है, वो केवल मुखिया नहीं है, बल्कि उनका बॉस है। और जब प्रधानमंत्री बॉस की भूमिका में आ जाए तो समझ लीजिएगा ये संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री मनमाना निर्णय ले ले, कैबिनेट के साथ ही उसके निर्णय पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वही अगर कैबिनेट शासन प्रणाली हो, कैबिनेट प्रकार की सरकार, बताइए प्रधानमंत्री मनमाना निर्णय ले पाएगा? मनमोहन सिंह जी ले पाते ना? सोनिया जी का फोन जाता, कैसा है, आप बहुत दिन तक प्रधानमंत्री रह लिए, अब हम चाह रहे हैं कि नटवर सिंह बने प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दीजिए। मना कर पाते? नहीं, है ना? बोली 4 बजे का मैं अलार्म सेट किया था, 4:15 4:30 तक मैं निकल जाऊंगा, बट फटाफट जरा इसको समझ लेते हैं।
बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार का मतलब समझ रहे हैं? 543 सीटें हैं लोकसभा की, और 543 में आधे से अधिक पूर्ण बहुमत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण बहुमत, यानी 272। तो जिस पार्टी या गठबंधन के पास 272 सीटें आएंगी, समझ लीजिए कि बहुमत की सरकार है। इसी को हम स्टेबल गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी, 272 सीटें नहीं आई, यानी अल्पमत की सरकार बन गई, कहने का मतलब कि कोई पार्टी बाहर से आपको समर्थन दे रही है। ध्यान रखिएगा, 272 सीटें ना आई तो भी सरकार बन सकती है, लेकिन वो सरकार स्थिर सरकार नहीं होगी, वो अल्पमत की सरकार होगी। वो किसी न किसी बैसाखी के सहारे टिकी होगी। अगर बैसाखी हट गई, सरकार गिर गई। तो जब भी अल्पमत की सरकार बनती है तो उसका सीधा मतलब यही होता है, उसका सीधा मतलब यही होता है कि लोकसभा त्रिशंकु हो चुकी है। त्रिशंकु, त्रिशंकु का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास जादुई आंकड़ा नहीं है जिससे कि वो सरकार बना सके। जादुई आंकड़ा नहीं है। जब अल्पमत की सरकार होती है तो हम पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? या तो त्रिशंकु संसद, या फिर झूलती हुई संसद, हंग पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं इसको? हंग पार्लियामेंट, झूलती हुई संसद। संसद झूल रही है, कब गिर जाए कोई नहीं जान रहा है। जैसे यूपीए 1 2007 का वाकया, बताइए, 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर बात आगे बढ़ रही थी भारत और अमेरिका के बीच। उसी दौरान वाम मोर्चा ने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन देने से मना कर दिया कि नहीं? तब समाजवादी पार्टी ने सरकार को बचा लिया, नहीं तो सरकार गिर गई होती। क्यों? क्योंकि वो बाहर से समर्थन दिए हुए थे। अगर सरकार में शामिल हो गए होते तो फिर सरकार अल्पमत की सरकार नहीं होती, गठबंधन की सरकार होती जिसके पास जादुई आंकड़ा आ चुका है। अब अगर मान लीजिए कि जिसकी सरकार है उसकी केवल 260 ही सीटें हैं, और कोई दूसरी पार्टी है जिसके पास 15 सीटें हैं। इसने क्या कहा? कहा कि आप सरकार चलाएं, जब भी प्रतिपक्ष आपको परेशान करेगा, परेशान मतलब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, हम आपके पक्ष में रहेंगे। 260 और 15 कितना हो गया? 275। बच गई सरकार। लेकिन बताइए, ऐसी सरकार आपको नहीं लगता अंगारों पर चलने वाली सरकार है? इनके पास केवल 15 सीट है, लेकिन ये नरक काटे रहेंगे आए दिन। ऐसा लगेगा कि सबसे बड़े विपक्ष यही हैं, बात बात पे सरकार को हड़काएंगे। देखिए, ऐसा मत करिए। अगर ऐसा किया, हम तो बाहर ही हैं, बस बैसाखी खींचेंगे, कहानी खत्म, सरकार हद से गिर जाएगी। हाँ, तो सरकार अगर अच्छा करेगी, ये उसकी क्रेडिट लेने से बाज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि हमारी बदौलत ही सरकार चल रही है। और अगर सरकार कुछ गड़बड़ की तो प्रतिपक्ष से भी ज्यादा ये उस पर हावी हो जाएंगे, ताकि ये कह सके कि भाई हम तो देश में राजनीतिक स्थिरता की वजह से इस उदंड सरकार को बचाए हुए थे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जाने लगा, इसलिए इनका काम तमाम कर दिए। इन्हें तो कहीं से भी नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये सरकार का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? इसलिए नहीं बन जाते कि बंगाल और केरल में या कहीं और, यहां जिसको समर्थन दे रहे हैं उसी के मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी हैं, यानी वहां एक दूसरे के ये क्या हैं? प्रतिद्वंदी हैं। यहां अगर सरकार में सीधे शामिल हो जाएंगे तो वहां का मतदाता कहेगा ना कि ये कौन सा खेल चल रहा है, यहां तो तुम एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हो और वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। तो ये क्या करते हैं? सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वहां एक दूसरे का विरोध विरोध खेलते रहेंगे, और यहां भी कहेंगे कि देखो हम इनके साथ कहां आए हैं, हम तो देश के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना आए, वेलफेयर स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बार बार चुनाव पे खर्चा क्यों हो? तो चुनाव में जाना हमारी मजबूरी ना बन जाए, केवल देश को इससे बचाने के लिए हम तो राष्ट्रहित में ऐसा कर रहे हैं, जनता की सहानुभूति भी मिल जाएगी। ये पर्पस होता है यहां। गठबंधन की सरकार, यानी एक से अधिक राजनीतिक दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एक साथ संगठित हो तो उसे हम बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन, ये गठबंधन दो तरह का होता है, प्री पोल अलायंस
पोस्ट पोल अलायंस, एक चुनाव में जाने से पहले गठबंधन, समझ रहे मेरी बात। और दूसरा, चुनाव में एक दूसरे को कोसेंगे लेकिन परिणाम आने के बाद इसे कहते हैं सत्ता का ठगबंधन। पोस्ट पोल अलायंस को उचित नहीं माना जाता, इसलिए लोग इसके लिए कई बार डिसअप्रूविंग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी अभी मैंने किया, सत्ता का ठगबंधन। हाँ, अगर प्री पोल अलायंस हुआ है, चुनाव पूर्व गठबंधन, इसे उचित माना जाता है। ये माना जाता है कि ठीक है भाई, ऐसा लगता है कि देश का राजनीतिक रुझान, जनता का राजनीतिक रुझान किसी दल विशेष के पक्ष में झुका हुआ नहीं दिख रहा है, जनता दूसरे आधारों पर वोट करेगी, तो वैसे में क्यों ना लाइक माइंडेड विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पे आ जाए और वो अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी करे और उसी के आधार पर चुनाव लड़े। अभी देखिए, हमारे यहाँ लंबे समय से दो अलायंस काम कर रहा है, एनडीए और पहले वाला यूपीए जो अब इंडी बन गया है, इंडिया जो भी कहिए। हाँ, तो दो अलायंस जो है हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि टू पार्टी सिस्टम की तरह काम कर रहा है? ये गठबंधन, राष्ट्रीय सरकार, अगर मान लीजिए देश में कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई, अब जैसे कोरोना का समय, बताइए कोरोना के समय हमारी संसद पक्ष विपक्ष खेलती कबड्डी कबड्डी? नहीं, तब तो सबका ध्यान क्या होगा, देश को कैसे इस संकटापन्न स्थिति से बाहर निकाले। अब इसके लिए विपक्ष सत्ता पक्ष की टांग खिंचाई नहीं करेगा, बल्कि सत्ता पक्ष कोई निर्णय ले रहा है तो विपक्ष कहेगा ठीक है, हमारी जरूरत पड़े तो बोलना, करना नहीं, हम तुम्हारी लेग पुलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये दौर राजनीति करने का। अब बताइए, ऐसे में क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक हो गए कि नहीं? इसी को कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सरकार। अब देखिए, छाया कैबिनेट, छाया कैबिनेट, ये छाया कैबिनेट की जो परंपरा है, ये आमतौर पर ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में बड़ी सफलतापूर्वक काम करती है। छाया कैबिनेट में क्या होता है, जैसे ये रूलिंग पार्टी है, ठीक है, और ये कौन सी है, पार्टी इन अपोजिशन, प्रतिपक्षी पार्टी। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमारी लोकसभा है वैसे वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक, तो भाई हाउस ऑफ कॉमन्स की सीटें ही तो निर्धारित करेगी कौन रूल करेगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा। जो रूल करेगा उसका प्रधानमंत्री होगा, उसकी मंत्री परिषद होगी। अब मान लीजिए तो प्रधानमंत्री हो गया, अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो सपोज डिफेंस मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एटसेट्रा मंत्री होंगे। अब वहां क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, एलओपी, नेता प्रतिपक्ष, आम जनता यही मान के चलती है कि प्रधानमंत्री तो, जैसे मान लीजिए ये पीएम है मिस्टर एक्स और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, मिस्टर वाई, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसी को प्रधानमंत्री का प्रतिद्वंदी माना जाता है कि अगर ये नहीं तो फिर, मेरी बात समझ में आ रही है? वहां की एक सामान्य परंपरा है, ट्रेडिशन है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा, जनता ये मान के चलेगी कि अगर अमुक पार्टी की, उस पार्टी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, बिना घोषित किए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक वैसे ही इधर है आपके डिफेंस मिनिस्टर, तो ऑपोजिशन के अंदर भी एक डिफेंस मिनिस्टर घोषित किए जाएंगे। ये वास्तविक डिफेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन इनका दायित्व तो होगा कि सदन के भीतर और सदन के बाहर रक्षा मंत्री की नीतियों पर, उनके मुद्दों पर, उनके कार्यों पर हम बहस करेंगे, जनता को बताएंगे कि इनकी जगह अगर हम हुए होते तो अमुक देश के साथ इस रक्षा सौदे में हमारा क्या स्टैंड होता। जनता दोनों का स्टैंड देख रही है, एक ने निर्णय ले लिया और दूसरा बताना चाहता है कि अगर हम होते तो कैसा निर्णय लिए होते। बताइए, आम जनता को अपना मतदाता व्यवहार विकसित करने में आसानी होगी कि नहीं? आम जनता ये परख पाएगी कि नहीं कि हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए अच्छा कौन कर सकता है? यहां देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, तो यहां भी ऑपोजिशन वाले क्या करेंगे, एक व्यक्ति को फाइनेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि देखो भाई, भले तुम, हम लोग सत्ता में नहीं हैं, लेकिन फाइनेंस से संबंधित सारी चीजें तुम्हें हैंडल करनी है।
तो एक मंत्रालय में बैठकर फाइनेंस पे मंथन कर रहा है, दूसरा मंत्रालय से बाहर फाइनेंस पे निरंतर रिसर्च कर रहा है। अब देखिए, यहां ऑपोजिशन में है, सत्ता में नहीं है, फिर भी छुट्टियां नहीं मना रहा है। आपको नहीं लगता कि ये उतना ही काम कर रहा है जितना फाइनेंस मिनिस्टर? थोड़ा मोड़ा उससे अधिक ही, क्योंकि जनता के सामने प्रमाणित करना है ना कि हम होते तो उनसे बेहतर होते। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये भी साइडो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब सरकार आप खुद ही देखिए, हमारे यहां बिहार में आपके पास दो ही विकल्प हैं इस समय, या तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दो सामने दिख रहे हैं ना आपको, तीसरा भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है? वैसे कौन? नहीं, चिराग जी के लिए अभी मुश्किल होगा, है ना? हाँ, ना ना, अभी उनके लिए मुश्किल है। सीएम सीएम की कुर्सी उनके लिए मुश्किल है, फिलहाल मुश्किल है। चाचा ही नीडल लेके घूम रहे हैं कि कब मौका मिले पंक्चर करें। चाचा समझ रहे हैं? नहीं, नीतीश जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपने समझा ही नहीं। उनके चाचा। तो बताइए, तो डगर आसान नहीं है विधानमंडल की। अभी निर्बाध रूप से आपके सामने दो ही फेस हैं, एक तो जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, और दूसरा अगर ऑपोजिशन से कोई आया तो तेजस्वी जी, वही मतलब प्रबल विकल्प हैं। अब मैं नहीं जानता कि कौन आएगा, और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट एक आपके दिमाग में इंप्रेशन है ना। अब जैसे मान लीजिए, ऑपोजिशन में तो तमाम पार्टियां हैं भाई, लेकिन मुख्यमंत्री पर प्रहार, वैचारिक प्रहार कौन करता है? तेजस्वी। क्यों? क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। संसदीय परंपरा में हम बेसिकली कहाँ की नकल करते हैं? इंग्लैंड की। तो जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में तेजस्वी जी बोल रहे होते हैं, तो जनता भी मान के चलती है कि ठीक है, अगर ये नहीं तो मौका मिला तो प्रबल दावेदार ये हैं। सीधी सी बात है। अब जैसे यूपी में आप चले जाइए, तो आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन में एक चेहरा एकदम क्लियर है? अक्की भैया। हाँ। केंद्र में आप ही बताएं, सीधी सी बात है। तो पीएम के लेवल पर तो हमारे यहाँ कोई लाग लपेट नहीं रहती, समझ जाते हैं, लेकिन मंत्रियों के स्तर पे हमारे यहाँ यह पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था वही अधिक सफलता के साथ काम करती है जहां टू पार्टी सिस्टम हो। अब टू पार्टी सिस्टम को लेकर कंफ्यूज मत होना। टू पार्टी का मतलब ये नहीं कि देश में दो ही राजनीतिक दल हो। टू पार्टी का मतलब ये है कि दल चाहे अनेकों हो, सत्ता घूम फिर कर दो ही के बीच आ रही है, कभी इसके पास कभी के पास। तो वहां पर यह व्यवस्था बड़ी आसानी से काम करती है। इंग्लैंड में छाया कैबिनेट प्रणाली काम करती है, हमारे यहाँ नहीं करती ना, हमारे यहाँ नहीं करती। हमारे यहाँ तो कई लोगों को ये नहीं मालूम चलता, वो बड़े इतरा कर बोलते हैं कि मेरे पास गृह मंत्री जी का फोन आया, प्रधानमंत्री जी का फोन आया कि आइए कल कैबिनेट मंत्री के लिए शपथ लेनी है। कई लोग बोलते ही नहीं ऐसे, जिनको मंत्री बनाया जाता है नया नया पहली बार। अब बताइए, उनको एक मंत्री के रूप में कोई अनुभव है? क्या ब्रिटेन में ऐसा होगा? नहीं होगा। देख रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर किस तरह की सरकारें चलती है। हाँ, यही भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं। आगे आगे हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। भारत में विभिन्न प्रकार के संसदीय सत्र, भारत में विभिन्न प्रकार के संसदीय सत्र। अब सत्र में ही तो संसद काम करती है।
ठीक है जी। हाँ, अपनी नोटबुक में नीचे लिख दीजिए टू बी कंटिन्यूड, किनारे, टू बी कंटिन्यूड। तो देखो जी, लंबे समय से चले आ रहे संविधान व राजनीति विज्ञान के सत्र को एक पॉज देने हम लोग जा रहे हैं, एक स्ट्रेच में। ये कितनी लगभग लगभग मुझे लगता है कितनी क्लासेस आपकी हो गई? ये 42वीं क्लास, 41, ठीक है, 41 क्लास। और 10-15 क्लास में खूब आसानी से आपका सिलेबस हो जाएगा। जल्दी ही आपसे मुखातिब होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि पिछले 1.5-2 महीने से पॉलिटी पढ़ पढ़कर आप पके नहीं होंगे, इसका भरपूर लुत्फ उठाए होंगे। फिर होगी हमारी मुलाकात। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।